Good morning, all of you. Good morning, ma'am. मॉर्निंग में नेक्स्ट टॉपिक देखें, साइक्लोट्रॉन। तो देखते हैं साइक्लोट्रॉन क्या होता है। सबसे पहले तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको एक्सिलरेट करता है। इसका मतलब समझना, जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी डिवाइस के अंदर पे है और उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो उससे एनर्जी लेगा और एनर्जी लेकर के वो एक्सिलरेट होने लगता है। जैसे कि अगर किसी सर्किट में, मान लेते हैं ये कोई सर्किट मैंने बनाया और इस सर्किट पे हमने मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, तो इसके अंदर के जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे, बट वो रैंडमली मोशन करते हैं। जैसे कि वो करंट मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से, वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, या ये बोल सकते हैं कि उनको एनर्जी मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी, और वो फास्टली मूव करने लगते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा ही इस टाइप का ही डिवाइस होता है जहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए, और उसकी जो वेलोसिटी होगी बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे उसके पास में होता है। तो साइक्लोट्रॉन को सबसे पहले डेवलप किया गया था डॉक्टर ओ लॉरेंस और डॉक्टर स्टैनली लिविंगस्टन ने 1932 में बताया था। उसके बाद इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन थ्योरी ड्रॉ, इसका डेरिवेशन, ठीक है, और इसका एक लास्ट लिमिट में जो बोला जाएगा कि आपको इसका थ्योरी या कंस्ट्रक्शन ही लिखना है तो वही लिखेंगे। प्रिंसिपल देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि वहाँ पे उस डिवाइस के अंदर पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम ऑसिलेटर या पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी की हेल्प से एनर्जी गिव करते हैं और वो एनर्जी लेकर के फास्टली मूव करने लगता है, ठीक है। और हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देते जाएंगे, वो हाईली एक्सेलरेट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में उसको मैग्नेटिक फील्ड भी दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो वर्किंग जो है साइक्लोट्रॉन का इस फैक्ट पर बेस्ड है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हाईली एक्सेलरेट होकर के मूव करते हैं। जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड के वो परपेंडिकुलर होता है तो वो एक्सेलरेट होता है और सर्कुलर पाथ बनाता है, और जो सर्कुलर पाथ बनाएगा उसका जो रेडियस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है और एक टाइम तक वो हाईली इंक्रीज होता है। ये इसका प्रिंसिपल था। अभी इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेटवर्क किसी से ले नहीं रहा है।
आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं उसको फिर हाईलाइट नहीं कर पाऊंगी। आप लोग देखिएगा कंस्ट्रक्शन कैसा है उसका, और ड्रॉ देखिएगा जो ड्रॉ बना हुआ है। 2 ड्रॉ बना हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन और एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन पे वो ये बताया गया है कि जो साइक्लोट्रॉन है उसमें चार्ज पार्टिकल मूव कैसे करता है, और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पे मीटिंग लीव करिए तो मैं फिर से ऐड करूंगी। Yes, ma'am. प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, दिखाई देगा? चलिए, सब ऐड है ना? हाँ, इसका करती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे 2 ड्रॉ दिया है, ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताया गया है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये साउथ पोल है, और उसके बीच में ये D1 और D2, इसको डीज कहा जाता है, DEES यहाँ पे लिखा होगा, इसके लिखा डीज है। तो एक्चुअली वो इस शेप का होता है, बट इसको वो शॉर्ट में बताया गया है कि डी शेप का 2 तो चैम्बर बना होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पे रखा जाता है, और वोल्टेज की हेल्प से या ऑसिलेटर की हेल्प से वहां शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ड्रॉ में दिया है कि यहाँ पे 2 डी शेप के सेमी सर्कुलर चैम्बर होते हैं जिनको डीज कहा जाता है, और ये जो डीज होते हैं ये दोनों हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ये लगभग 10 की पावर 4 वोल्ट तक की फ्रीक्वेंसी या 10 की पावर 7 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, और इनको एक स्टील बॉक्स के अंदर पे रखा जाता है, और इसके दोनों तरफ से हाई स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक फील्ड को रखा जाता है। तो जो सेंटर एरिया है वो पॉजिटिव आयन के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसका थ्योरी और वर्किंग। ठीक है, थ्योरी में मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को सबसे पहले D1 को देखिए, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और D2 को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और जो चार्ज पार्टिकल है उसको D1 पे रखा जाएगा, वो D1 के अंदर में प्रेजेंट होगा। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव, और जो D1 था उसको भी हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। इस कारण से वो जो आपका चार्ज पार्टिकल होगा वो वहां पे गोल गोल, मतलब कौन बोल रहा है? आवाज ही नहीं आ रही है, बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये D1 ऑलरेडी पॉजिटिव टर्मिनेटेड है, और उसके अंदर पे जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो भी आपका पॉजिटिव होता है। तो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जब रिपल करेंगे तो जो चार्ज पार्टिकल है वो वहां से निकल करके D2 में चला जाता है, और D2 में जाकर के वो सेमी सर्कुलर पाथ बनाता है। वो पहले मूव करेगा, हाफ 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 इस तरह से मूव करता है। वो यहाँ से स्टार्ट होगा घूमना, इस तरह से घूमेगा घूमेगा घूमेगा। फिर जब वो एक चैम्बर को कंप्लीट कर लेता है तो वो फिर दूसरे चैम्बर में एंटर करता है, और दूसरे चैम्बर में जब एंटर करेगा तो फिर उसकी सेमी सर्कुलर पाथ को वो
कंप्लीट करता है। और जब दोनों ही चैम्बर का एरिया कंप्लीटेड हो जाता है तो वो इस तरह से वहां पर एक हॉलो एरिया बना होता है, वहां से वो निकल करके बाहर की ओर जाएगा और जिस टारगेट पे मतलब जिस जहां पर भी उसको स्ट्राइक कराना होता है वहां जाकर के वो स्ट्राइक होता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इस पूरे चैम्बर को घूमेगा और कंप्लीट करेगा एरिया, देन वो वहां से बाहर निकलता है और बाहर निकल करके वो अपने टारगेट से टकरा जाता है। तो वहां पे जाकर के उसका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है जैसे कि बॉडी में अगर स्टोन वगैरह है तो स्टोन को या ट्यूमर को ब्रेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत हाईली पोटेंशियल वाला होता है, हाई फ्रिक्वेंसी का होता है, तो ये उस टारगेट पे जाके टकराता है और उसको ब्रेक करता है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे सपोज ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता है तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्स एक्ट करेंगे। फर्स्ट है आपका लॉरेंस फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 के प्लेस पर हम रखेंगे सॉरी साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह से आपका लॉरेंस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F इक्वल टू क्यू वी बी। इसके अलावा दूसरा फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज वो सेंटर एरिया की ओर अट्रैक्ट होकर के सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता है। माइक किसका ऑन है? इसके बाद जो लॉरेंस फोर्स है, लॉरेंस फोर्स कब लगता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पे मोशन पे होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर एरिया के लिए होता है। दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और जब इक्वल होंगे तो हम यहाँ पर v से v कैंसिल करेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा m v अपॉन क्यू वी। ये निकल जाएगा रेडियस के लिए। इसके बाद आपको निकालना है टाइम पीरियड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सर्कुलर पाथ है रेडियस, जो उस पार्टिकल जो रेडियस को कंप्लीट करता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड को यहाँ पर हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, बट यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड इस पूरे के लिए लिया जा रहा है। तो जब इसमें आधा रिवॉल्व होता है और इसमें आधा रिवॉल्व होता है तो यहाँ पर टाइम पीरियड आपका हाफ हो जाएगा, इसके लिए T/2 और इसके लिए भी T/2। तो इस कंडीशन पे स्मॉल g मतलब टाइम इक्वल टू कैपिटल T अपॉन 2 आता है। और अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड का, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइमिंग निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, यहाँ पर गिवन है आपको। ठीक है, इसके अलावा जो टी है वो कैपिटल इक्वल होती है। तो डिस्टेंस वो कितना कंप्लीट करता है देखा जाए तो वो पूरा सर्कुलर एरिया है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूले से 2πr वहां पे आएगा, बट वो हाफ है आपका सेमी सर्कल है, इसलिए हम r को जब हाफ कर देंगे तो आपके पास बचेगा ओनली πr। तो वहां पे जो डिस्टेंस है उसने πr डिस्टेंस को कवर किया, डिवाइडेड बाय स्पीड उसकी कितनी थी, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसलिए यहाँ पर हम लेंगे v। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसके इक्वल t अपॉन 2 के इक्वल हो जाता है। तो फिर यहाँ पर t की जब वैल्यू निकालनी है तो 2 यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म पे आ जाएगा यहाँ पे जा करके, और फिर हम यहाँ पर v की सॉरी r की जो वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाली थी उसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे तो t का वैल्यू आएगा 2πm अपॉन 2b, और यहाँ पे ध्यान देंगे जो 2 है वो एक नंबर है, वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो भी आपका कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। Q भी चार्ज के लिए है और B मैग्नेटिक फील्ड के लिए, सारी चीजों की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए हम T इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लेंगे। तो इस इक्वेशन पे हमने देख लिया कि T की वैल्यू निकल गई और इस इक्वेशन पे आपकी रेडियस की वैल्यू निकल गई। अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वो जो पार्टिकल है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से मूव करता है। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल T। तो यहाँ पे t की जो वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे तो न्यू की वैल्यू निकलेगी QB अपॉन 2πm, ये हो गया। उसके बाद है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है?
साइक्लोट्रॉन वर्क करता है जब ऑसिलेटर को हम डी के साथ में कनेक्ट करते हैं तो वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में ऑसिलेट करता है और वो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता है। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी से वो मूव करेगा या हाई फ्रीक्वेंसी से वो मूव करता है तो कंडीशन यहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन कहा जाता है या रेजोनेंस ऑफ साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। और रेजोनेंस से फ्रीक्वेंसी को न्यू जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू जो थी वही आपकी न्यू जीरो की वैल्यू भी होगी। इसके बाद है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जहां तक कि आपको पूरा इक्वेशन बनाना रहता है एग्जाम में, जैसा पूछा जाएगा कि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रेजोनेंस निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है या फिर रेडियस निकालना है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे ही उसको ऑसिलेटर से एनर्जी मिलेगा, चार्ज पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव करता है, मतलब उसको एनर्जी मिलती है, तो जितनी एनर्जी मिलेगी वो उतना तेजी से मूव करेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो रीच को कंप्लीट करेगा अपने पाथ को, वैसे ही उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो v का वैल्यू अगर आप निकालेंगे इस इक्वेशन से, v का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा क्यू बी आर अपॉन एम आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी और रेडियस भी मैक्सिमम होगा बिकॉज यहाँ पर बताया गया है कि रेडियस और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे v भी मैक्सिमम लेंगे और r भी मैक्सिमम लेंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेंगे तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। v की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पे पुट करा, स्क्वायर हो गया, सारे टर्म्स का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m से m कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है इसी वैल्यू को, इसी फॉर्मूले को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका बनेगा इस इक्वेशन तक। तो इसके बाद इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, दूसरा टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक है आपका टॉर्क ऑन करेंट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड पे हम एक वायर को लटका देंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म पे बना करके, तो उस पे टॉर्क एक्ट करता है। उससे पहले तो आप देखेंगे कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट पर लगता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाएं और वो अपने ही एक्सिस पर होता हुआ रोटेट करें। जैसे कि फैन की बात अगर हम करें तो फैन इस तरह से बना होता है, और अगर हम उसको ऑन करते हैं तो उसका एक्सिस देखेंगे, ये जो एक्सिस बना वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करेगा। ठीक है, वो अपने एक्सिस से बाहर नहीं जाता है। तो उसको हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स दिया और वो एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से वहां पे रोटेट होता है। तो इस टाइप के फोर्स को ही यहाँ पे टॉर्क कहा जाता है। तो यहाँ पर जब हम एक लूप को लेंगे, ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं किसी कॉइल पे, ऐसा कॉइल जो कि वो लटका होता है, तो उससे कपल एक्ट करता है। कपल का मतलब टॉर्क एक्ट करता है, और वो जो टॉर्क होगा वो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लाने के लिए ट्राई करता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो इसलिए जब वहां पे एक्ट करेगा तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आने के लिए ट्राई करते हैं।
तो यहाँ पे हमने लेट किया कि रेक्टेंगुलर लूप क्या हुआ है, PQRS, ये लूप है हमारा। लूप को हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच बीच में रखते हैं, और यहाँ पर कॉइल की लेंथ देख लिया, PQ और R लिया गया है, और PS और जो QR है वो B स्मॉल d और लेंथ को L। ठीक है, जैसे हम करंट देंगे इस लूप में, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन पे आएगा, डायरेक्शन पर अंदर पे आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर रखा गया है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक्ट करेगा, करंट का डायरेक्शन इस तरह से एक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। यहाँ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के ये जो आपका लूप है वो लगता है, ठीक है, और लगता है फिर परपेंडिकुलर हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो टॉर्क का है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लगेगा उस लूप, फोर्स फॉर्मूला जो B है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, I जो है वो करंट है, और जो L है वो लेंथ बताया है उस लूप का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, परपेंडिकुलर के लिए साइन थीटा लेते हैं, और जो ब्रेड्थ होगा वही परपेंडिकुलर शो करेगा, बिकॉज ये जो लेंथ हो जाएगा वो तो पैरेलल हो जाएगा। तो हम ब्रेड्थ के लिए B लेंगे और परपेंडिकुलर के लिए साइन थीटा लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। देन L इंटू बी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हम वहाँ पर L इंटू बी इक्वल टू ले लेंगे कैपिटल A, एरिया टाउ इज इक्वल टू BI साइन थीटा। के बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस कॉइल पे n नंबर ऑफ कॉइल होते हैं, ये n नंबर टर्न्स होते हैं, तो उस इक्वेशन पे आप स्मॉल n का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? नो No, मैम। ma'am. नहीं मैम। No, ma'am. अभी दिख रहा है, No, ma'am. अभी दिखा मैम सर्वर डाउन है। नो मैम, नहीं दे रहा है। हाँ, अभी तो मुझे भी नहीं दे रहा है, मैं बहुत देर का पूछ रही थी, देर से पढ़ा रही थी, तो आ रहा था कि नहीं? नो मैम, Yes, नहीं ma'am. आ आ रहा रहा था। था पहले. मैम यस मैम आ रहा आ रहा था मैडम मैम पहले बीच में तो। आया तो अपना पॉप हो गया। आना बहुत अभी मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है कुछ। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? नो मैम। नहीं दे रहा है। Yes, मैम ma'am. आया Refresh. आया आया। आ गया मैडम। ये नेटवर्क के कारण लग रहा है डाउन होता है, ऊपर नीचे नहीं दिखाई दे रहा था। यस मैम। ठीक है, तो आपका लास्ट ही मैं समझा रही थी, यहाँ पे केस बता रही थी। दो केस यहाँ पर दिया हुआ है, एक थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगा और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा। डिग्री कैसे देखते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, एक ही लाइन पर हो जाते हैं, तो वहां पर कोई भी डिग्री नहीं बनता है, और डिग्री नहीं बनेगा तो वहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री बनता है, तो वहां पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और देखा जाए तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन देखेंगे आप अपवर्ड डायरेक्शन पे है, और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है। ये टॉपिक था लास्ट। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. मैम मैं ठीक डायग्राम कर में लो। क्या बता रहा था? डायग्राम में ये हेलो। बता रहा है कि PQRS जो है
वो एक लूप बना हुआ है, मतलब कि एक वायर समझ लो, एक कॉइल लिया हुआ है, उसको जोड़ करके एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया गया है, और उसको जब N और S मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लटका देंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट आ जाता है और वो वहां पे घूमने लगता है। ठीक है, और तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब वो घूमे तो उसमें जो करंट का डायरेक्शन हो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये बता रहा है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने ही एक्सिस पर रोटेट होता है तो वहां पे टॉर्क एक्ट करता है, एक टाइप का फोर्स लगता है जिसको टॉर्क कहा जाता है। और मैम साइक्लोट्रॉनिक मशीन क्या है वो? डिवाइस है, मशीन नहीं बोल सकते हैं, डिवाइस है। जैसे कि मेडिकल फील्ड में जो ट्यूमर वगैरह को ब्रेक करने के लिए जो apparatus यूज होता है ना, उसके अंदर पे वो लगा रहता है, मतलब वो अंदर पे रहता है, ऐसा कुछ, ऐसा मशीन नहीं है वो क्योंकि सिर्फ साइक्लोट्रॉन ही हो, वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पे फिट रहता है जिसकी हेल्प से ऐसा होता है। ओके मैम। ठीक है, बंद कर दो।